रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या था, एक ऐसा फिनोमिना है हमारा जिसमें एक लाइट रे क्या होती है हमारी, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो क्या होती है, जब किसी एक मीडियम से हाँ दूसरे मीडियम से जाती है तो अपनी ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। लाइट की इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, पढ़ लिए थे इसको। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट इज गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ या ओरिजिनल पाथ, देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पढ़ लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, फिर हमने कहा था जब रेयर से डेंसर को जाएंगे तो लाइट हमारी क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। फिर हमारा क्या था, जब डेंसर से रेयर को जाएंगे तो लाइट हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। डिस्कस किए थे ना। इसको हम लोग क्या बोले थे जरा बताना, कौन सा रे था ये इंसिडेंट रे था, याद है ना। कल सब दिखते थे, बस एक ऐसे बता रहे हैं इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले थे, याद है। इसको हम लोग बोलते थे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको जरा बताना, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ नॉर्मल के बीच की जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद है। फिर इसी तरह से यहाँ भी है सब सारी चीजें। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, जो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला हमारा एक प्लेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरफेस, याद है, डिस्कस किया इसको। या सेपरेटिंग प्लेन भी बोलते हैं इसको, है ना, इंटरफेस। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी अपनी, सब डिस्कशन हो गया था कल। हमने कहा था कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमने कहा था कॉज में क्या लिखा था इसके भैया, चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट। और लाइट की स्पीड में चेंज क्यों आ रहा था, चेंज इन मीडियम ऑफ द लाइट की वजह से क्या हो रहा है भाई, मीडियम में चेंज होने की वजह से स्पीड में चेंज आ रहा है। और रिफ्लेक्शन का जो कॉज है वो क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट। समझ में आ रहा है, दोनों इंटर रिलेटेड है इस तरह से। ठीक है, मतलब और डीप में गए तो ये समझना था। ये हमारा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है कि नहीं भाई। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों को क्या पढ़ने थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने थे। क्या पढ़ने थे भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, हम पढ़े थे इसको, क्या इसको पढ़ा था क्या हम लोगों ने, नहीं, तो इससे पढ़ेंगे आज यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग करिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है भैया, इसके दो लॉ हैं, उन्हीं दोनों लॉ को हमें पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन लिखना, रिफ्लेक्शन नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो लॉ हैं और दोनों लॉ क्या है ये समझते हैं हम लोग। पहला लॉ ये है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्या है क्या नहीं। बस ये समझो कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, कौन सा रे है भैया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और क्या है भैया, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी क्या होंगे भैया, हमारा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये सभी क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारा, इंसिडेंट रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं अपन व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, याद है, ये अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब, अगर इंसिडेंट रे हमारी इस बोर्ड को टच करके आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इस बोर्ड को टच करके ही जाएगी और नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे ही ड्रॉ की जाएगी। तो बोलते हैं कि ये सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में आएंगे, मतलब को प्लेनर होंगे। क्या होंगे, को प्लेनर। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, दैट इज को प्लेनर, ऐसे लिखा जाता है। समझना ही बात, डन। लिख लिया जाए इसको, लिखिए पहला क्या है हमारा, लिखिए इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का तो समझ रहे हो ना, ये जो जहां जो हमारा सेपरेटिंग मीडिया है, इंटरफेस है, जिस पॉइंट पे ये राइट रे हमारी स्ट्राइक कर रही है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है ना, इंसिडेंट हो रही है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लिखिए इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड मत लिखिएगा, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, जब क्रॉस द मीडियम जाएगी दूसरे तो क्या होगा भैया, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and normal at the point of incidence, incident ray comma refracted ray and normal at the point of incidence and normal
at the point of incidence all lies in the same plane, all lies in the what, same plane, that is कोप्लेनर। इसका मतलब क्या है, ये कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में आएंगे। बात क्लियर है? अच्छा देखिए, अब ये लाइट रे जरा बताना, इस मीडियम से आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, तो कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है जरा बताओ? रेयरर से किस में जा रही है? क्लियर है ना? इसका मतलब फर्स्ट वाला मीडियम हमारा रेयरर हो गया, सेकंड वाला मीडियम हमारा क्या भैया, डेंसर हो गया। बहुत क्लियर है, ये सब तो डिस्कस किया हम लोगों ने कल, है ना भाई? बढ़िया, आप समझ गए, आप भी डिस्कस किया मैं स्टार्टिंग में भी। ये पहला लॉ है। पहला लॉ हमारा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसका मतलब ये कोप्लेनर होते हैं। दूसरा लॉ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ से भी जानते हैं। देखिए सेकंड लॉ, उसी को लिख देना स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ को ही हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से भैया, स्नेल्स। ये जो हमारा सेकंड लॉ होता है इसी को बोलते हैं अपन क्या, स्नेल्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान में रखें। इसमें न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं हमें, है ना? स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इसमें स्नेल्स आप क्या बता रही हैं समझिए। पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आप जानते ही ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल साहब ये कहते हैं कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी, तो जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू हमेशा एक कांस्टेंट होता है। उसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल म्यू यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो एन भी लिख सकते हो कन्वीनियंस के लिए अपने। बस ये बताना एन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सिंबल्स स्टैंड कर रहा है उसके लिए। तो स्नेल साहब कहते हैं व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equal to a constant called what, refractive index। क्लियर है? तो इसको लिख लेते हैं, लिखिए when a light ray goes from one medium to another, then the ratio of साइन ऑफ, साइन जब वर्ड्स में लिखिएगा तो SINE लिखिएगा, हालांकि यहाँ बाई मिस्टेक ये भी लिख दिए हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए। साइन जब वर्ड्स में लिखिएगा तो SINE लिखिएगा, समझ रहे हैं ना हमारी बात। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, refraction लिखिएगा FRA लिखिएगा, है ना, to the sine of angle of refraction is always equal to a constant, is always equal to a constant, is always equal to a constant, is always equal to a constant called refractive index, called what, refractive index। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ लिखना फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला जो बनेगा हमारा क्या होगा भैया, साइन आई अपॉन साइन आर। मैं लिख दे रहा हूँ, एकदम क्लियर कर देता हूँ इसको, पहले फिर लिखता हूँ। देखिए फार्मूला हमारा बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये लिखिएगा इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यू लिखें या क्या लिखें भैया, एन लिखें। ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक फिक्स्ड नंबर में होगा, ठीक है, एक रैशनल नंबर होगा, ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है भैया, डन। ये रिलेशन ये हमने सिंपल लिख दिया। एक्चुअली ये फार्मूला उसके लिए है जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है भैया, एयर से कहाँ जा रही है, एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। एयर से क्या आ रही है भैया, एयर या फिर वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम को जा रही है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है बेसिकली ये उसके लिए है। अगर मान लीजिए एयर नहीं होता,
लाइट रे हमारी मान लीजिए वाटर से ग्लास मीडियम में जा रही है या ग्लास से वाटर मीडियम में जा रही है, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, लिखा जाए, ये समझते हैं। समझ में आ गई नहीं बारी बात? ये किसके लिए एक्सप्रेशन लिखा है, जब लाइट हमारी बेसिकली कहाँ जा रही है भैया, वैक्यूम या एयर से किसी मीडियम में जा रही है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है बेसिकली किसी मीडियम का लिखा है, क्योंकि एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, तो उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। लेकिन मान लीजिए दोनों मीडियम डिफरेंट हैं तो कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। आगे बढ़े, हटाएं से क्या, लिखिए। हाँ अब देखिए जरा, अब मैं पहले वाले केस में आता हूँ। ये जो हमारे पास थी एक रे डायग्राम था ना, अब इसमें आ जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास 2 मीडियम है। अब ये तो क्लियर है ना कि ये रेयर से कहाँ जा रहे हैं भैया, हम डेंसर में जा रहे हैं। तो मान लीजिए एयर है, ये दूसरा मीडियम है, तो वो जो हमने कहा लॉ अभी लिखा था वो डायरेक्ट इसी मीडियम के लिए है। लेकिन दोनों मीडियम डिफरेंट है भाई। रेयरर और डेंसर मीडियम तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, जरूरी नहीं रेयर का मतलब हमेशा एयर ही हो। अगर वाटर और ग्लास को मैं एक साथ ले रहा हूँ तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा। ये तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, 2 मीडियम को हम साथ में लिख रहे हैं तो कोई एक डेंसर होगा कोई रेयर होगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रिलेटिवली वो क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कि क्या है, μ1 है। चलो μ1 सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो म्यू तो आप n लिखिएगा, n1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस बता दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं n1। म्यू का मतलब क्या है, बस वही u आप बनाते हो ना, u ये एंड हो गया u का, बस इस एंड को थोड़ा सा और क्या कर देना, एक्सटेंड कर देना, ये हमारा म्यू हो गया। ठीक है, इसी को म्यू बोलते हैं हम लोग। बाकी n बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक, तो म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लेते हैं μ2, कोई दिक्कत। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। बहुत ध्यान समझना, हमेशा हर केस में चाहे जो भी मीडियम हो, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेयर मीडियम से क्या होगा, ज्यादा। अगर पहला वाला मीडियम रेयर है दूसरा क्या है, डेंसर है, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कहीं कहीं रेयर और डेंसर नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ऐसे लिख देगा, तो क्या हम समझ जाएंगे कौन सा इसमें डेंसर है कौन सा रेयर है। तो सेकंड मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, रेयर। और यहाँ क्या है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अपना, μ2 है, तो अब यहाँ बताओ कौन किससे ज्यादा होगा, μ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, μ2। कई बार इससे भी आपको गेस करना पड़ेगा कि लाइट रे अब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। कॉन्सेप्ट हमें पता है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर को जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, जब रेयर से डेंसर को जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। समझ में आ रही बात, डन भैया, डन, ठीक है ना, ये समझना। ये इस तरह से दिया रहेगा, लेकिन अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे तो इसको नोट कर लेना कहीं या कहीं लिख लेना आप इसको, लेकिन पहले ये जो मैं बता रहा हूँ इसको समझो। ये समझ में आया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कि कैसे ज्यादा है कैसे कम, कैसे क्या, डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर कम हो गई रिलेटिवली तो रेयर। तो स्नेल साहब का अगर 2 डिफरेंट मीडियम है उसमें एयर नहीं है अगर मान लीजिए, तो वो कैसा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, वही सेम एक्सप्रेशन हमारा ऐसे लिखा जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहां भी सेम वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ साइन आई अपॉन क्या है भैया, साइन आर, साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा ये फर्स्ट मीडियम ये सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम को जा रहे हैं, तो जिस मीडियम को जा रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम μ2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, μ2। जिस मीडियम को हम जा रहे हैं फाइनली लाइट रे जहां हमारी रिफ्रैक्ट होकर जा रही है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। क्लियर है, जिस मीडियम से आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो फर्स्ट मीडियम से आ रही है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, तो यहां हम क्या लिख लेंगे, μ1 लिख लेंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो राइटर्स लिखते हैं ऐसे 1 μ2, या कुछ राइटर्स इसी को लिखते हैं म्यू और यहां लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, या μ2 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, μ1 2 μ1 2 इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत पॉपुलर है बहुत कॉमन है, इसको मैं लिख दे रहा हूं समझने के लिए, बाकी आप समझिए ये क्या है। देखिए ये चीज, ठीक है भाई, चलो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये इंसिडेंट रहे हमारी, ये हमने पढ़ लिया पहले, स्टार्टिंग में देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है, ये हमारा बहुत कॉमन है बहुत पॉपुलर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या है, किसको पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, फर्स्ट मीडियम, पढ़ेंगे ये है इसको।
इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या इसका मतलब क्या है म्यू2 अपॉन म्यू1। क्लियर है? अगर दो डिफरेंट मीडियम हैं, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिए हैं, तो उसी स्नेल्स लॉ को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। समझ में आई बात? डन? ठीक, चलिए बढ़िया। चलिए आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत? अब यहीं देख लीजिए, अगर मान लीजिए पहला मीडियम एयर होता है, दूसरा मीडियम कोई दूसरा होता है। फर्स्ट वाला मीडियम अगर एयर है, दूसरा मीडियम कुछ और है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मैं सामने से बता रहा हूँ, देखो समझे, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन है या म्यू है। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं हमेशा, जान ही रहे हैं, है ना भाई। और एयर का तो 1 होगा, तो सिंपली म्यू नहीं आ जाएगा, वही आ जाएगा। इसलिए हमने कहा स्नेल साहब का जो लॉ हम वहां लिख रहे हैं वो क्या है, हम मान रहे हैं कि लाइट हमेशा रेयर से किधर आ रही है, डेंसर में आ रही है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, एयर का हमेशा 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जनरल फॉर्मेट में अगर हम इसको देखें तो दो डिफरेंट मीडियम है, दोनों के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो दोनों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, फिर इस तरह से लिखना पड़ेगा। जो ये लिखा जाएगा सिंपल, इसका क्या मतलब होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लेकिन जब इस तरह से लिखा जाएगा, जब इस तरह से लिखा जाएगा, मैं आ गया हूं, जो स्नेल साहब का लॉ लिखे थे ये लिख लिया, ये लिखे, वो सारे मतलब लिख लिए हमने, समझ में आए क्या है ये? ठीक, अब आते चलिए बढ़िया। अब यहां जो लिखा होता है, जब हम मानकर चल रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दें या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, बात एक ही है, एक दूसरे के क्या है, एक तरह से सिनोनिम्स है। समझ रहे हैं हमारी बात? इक्विवेलेंटली हम दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों के बेस पे। जब एयर के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाए, तो उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई? और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के भी काम चला सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं? चलिए बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। ठीक भाई, नोट किया आप लोगों ने? चलिए सब निकल लिया, बढ़िया। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा डिफाइन ही कर लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए आप, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसकी बात करेंगे, नोट करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने लगा रखे हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ N21 लिखा है, 1N2 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भाई, चले आगे बढ़े। अब लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? देखो ये लिखा है N21, N21 का मतलब क्या है? N21 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब क्या होगा? N21 का मतलब क्या है? ये लिखा है ना, यहाँ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लिखा है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखे थे ना अभी पीछे, ये 1 2 1 लिखा था, 1 1 2 लिखे, मतलब बस सिंबल्स हैं, इसका मतलब ये समझो। बहुत अगर इस तरह से समझना हो तो जो पहले प्रीफिक्स में लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में हम सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं। अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये लिख देंगे 1 2 1 लिख सकते हैं, 1 2, जो इस तरह से आप समझते हो लिखो। बाकी एग्जाम में लिखा रहेगा तो एलिब्रेट करेगा किसका क्या मतलब है, मतलब एक्सप्लेन करेगा थोड़ा कि क्या है क्या नहीं। 1 2 n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। μ1 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जो भी लिखा रहे। बाकी हमने कहा जो बहुत कॉमन है वो ये है, 1 μ2 लिखा रहेगा, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है क्या है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लियर है। जो पहले आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जो बाद में आ रहा है हम उसका देख रहे हैं। 1 μ2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि क्या लिखें क्या ना लिखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक तो डेफिनेशन हम स्नेल साहब के लॉ से ही लिख देंगे, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant which is called what, refractive index, उसको लिख लेंगे। सेकंड डेफिनेशन अगर इसकी एब्सोल्यूट मैनर में हम पढ़ना चाहें तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम।
जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, लाइट की, उस मीडियम में लाइट की स्पीड को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। लाइट की स्पीड क्या होती है एयर या वैक्यूम में, इस सी की क्या वैल्यू होती है पता है, क्या था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, या इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हम लोगों ने लिखा था, याद है, क्लियर है सबको ना, ठीक है। तो लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, द रेशियो ऑफ speed of light, the ratio of speed of light in air or what, vacuum, the ratio of speed of light, the ratio of speed of light in air or what, vacuum, to the speed of light in a medium, to the speed of light in a medium, to the speed of light in a medium, to the speed of light in a medium is defined as the is defined as the is defined as the is what, defined as the refractive index of that medium, is defined as the refractive index of that medium, ठीक। अब हर एक मीडियम के हिसाब से लाइट की स्पीड चेंज होगी, क्लियर है ना, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करता है ना स्पीड ऑफ लाइट, हमने पहले लिखा, स्टार्टिंग में लिखा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर नीचे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और व्हाट, वैक्यूम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या हो गया, लिख लो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और व्हाट, वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ, नीचे लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, लाइट की स्पीड को उसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए बढ़िया, देखिए इसको, क्लियर है। अब आप लोग इंटेलेक्चुअल, आप मुझे ये बताएं कि यूनिट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो यूनिट नहीं होगी, रैशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है ये, ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, क्यों, इसलिए एक रैशनल नंबर होगा। बाकी फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं तो एन इक्वल टू लिखो, क्या हो जाएगा, c/v, म्यू लिख रहे हैं तो म्यू लिखो, एन यूज कर रहे हो तो एन लिखो, कोई फर्क नहीं, बिंदास यूज करो, बस सिंबल्स का मतलब बता देना कि एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो लिख लो फॉर्मूले में इसको, एन इक्वल टू क्या होगा, c/v, एन इक्वल टू क्या हो गया, c/v, क्लियर है ये, एन इक्वल टू c/, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब ये लिख लिया आपने, ये लिखा फॉर्मूला, एन इक्वल टू c/v। अब स्पीड ऑफ लाइट तो यूनिवर्सल हमारा कांस्टेंट है, एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड तो चेंज नहीं होगी ना, लाइट की स्पीड मीडियम जब चेंज होगी तभी चेंज होगी, तो सी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहना है। अगर सी को मैं हटा दूं इस फॉर्मूले से, तो मैं क्या यहां से ये समझूं कि मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है, जो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो किसी भी मीडियम का क्या है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड के क्या है, वो उस मीडियम में लाइट की स्पीड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, क्यों भैया, इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो मीडियम उतना ही रेयर होगा, मतलब कम डेंसर वाला होगा, जिसमें कम होगा उतना ही क्या होगा, वो ज्यादा डेंस होगा। तो अगर मैं ऐसे पूछूं एज ए लेमैन, आप मुझे बताओ, हम कह रहे हैं जिस इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इन शॉर्ट ये समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां लाइट की स्पीड क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी। तो अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर कर रहा हूं तो बताइए किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वाटर में होगी, क्योंकि वाटर ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा रेयर है। क्लियर हो रही है ना हमारी बात। अब ये रिलेशन एक साथ लिखवा देंगे, लेकिन रिलेट करना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख दो, कभी आके रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, लेकिन हमेशा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल्स होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, तो वो सब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करते रहो, ठीक है। तो हमारी बात हमारी डन, एकदम एक एक चीज एकदम मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, बाकी मैं डिटेल में खुद ही बता रहा हूँ आपको। डन, चले आगे बढ़े। अब देखो
तो यहां से ये क्लियर हुआ कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भैया। अब जरा बताना, जब मैं विवक्योर की बात किया था, जब मैं किसकी बात किया था, विवग्योर की बात किया था, याद है कि नहीं? जब हम किसकी बात किए थे, विवग्योर की बात किए थे। किसकी बात किए थे? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा था, किसका कम था? वायलेट का सबसे ज्यादा था, तो ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड उसकी सबसे, तभी मैंने स्पीड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। याद आया? लिखा था कि नहीं? बता भाई विनोद, लिखवाया था ना? और यहाँ रेड का हमने क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, सबसे कम था। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी भैया, ज्यादा होगी रेड कलर की लाइट की, तभी हमने वहां लिखवाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, लिखवाया था कि नहीं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, दोनों को मतलब ऐसे ऐसे रिलेशन देगा। अभी सब साथ में लिखवा दूंगा मैं, लेकिन समझना इसका मतलब क्या है। अगर लिंक नहीं कर पाए, दो टॉपिक को हम नहीं कर पाए, तब फिर आप समझ लीजिए कि आप अच्छे क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिंक से सीखते रहिए कि कौन से टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, उनको कैसे एक साथ कंबाइंड करके, कैसे उनको साथ में यूज करके हम किसी हाइब्रिड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ये सब आइडियाज हमें डेवलप करने पढ़ने के दौरान ही करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? चलिए यहाँ तक ठीक है, क्या हम समझ रहे हैं? अभी लिखवा दूंगा इसको, फिलहाल ये समझे ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दो डिफरेंट मीडियम के लिए मैं लिखूं, अगर दो डिफरेंट मीडियम के लिए मैं लिखूं जिसमें लाइट की स्पीड अलग अलग, मतलब पहला उनमें से कोई एक मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, दोनों डिफरेंट मीडियम है। मान लीजिए कि लाइट हमारी क्या है, वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है। उस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या होगी, लाइट की स्पीड वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। अगर ये हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लिखो जरा। इसमें लिखा है, इसमें लिखेंगे भैया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये आपने लिखा, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 1/p। लिख लिया ये? ठीक है, लिखो लिखो फॉर टू डिफरेंट मीडियम या मीडिया, मीडियम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मीडिया, वो मीडिया न्यूज वाला मीडिया नहीं, कोइंसिडेंटली उसकी स्पेलिंग यही होती है, लेकिन ये मीडिया मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, क्या लिखा? हाँ, फॉर टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है, डैश करके नीचे लिखो। अगर मैं फर्स्ट मीडियम का लिख रहा हूं क्या, रिफ्लेक्टिव में, बहुत देखना ये रिलेशन कैसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट ये समझना। फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं ऊपर लिख रहा हूं n1, यहां लिख दे रहा हूं n2, चलो म्यू यूज कर रहे हैं सिंबल, मैं बार बार n लिख दे रहा हूं, म्यू सिंबल यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ μ1, यहाँ क्या लिख रहे हैं भैया, μ2। तो जरा देखना, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस मीडियम में, है कि नहीं भाई? तो अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर में μ1 लिख रहा हूं तो यहाँ v2 लिखना चाहिए, v1 लिखना चाहिए, v2 लिखना चाहिए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, यहाँ क्या आएगा, v1 आएगा। क्लियर है ना भाई? बोलो। सो μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू क्या होगा, v2 अपॉन v1। अगर इसी को रिवर्स करके लिखना हो स्नेल साहब के लॉ के हिसाब से, स्नेल साहब के लॉ के हिसाब से हम लिखे थे, तो μ2 ऊपर लिखे थे न्यूमरेटर में, μ1 को कहाँ लिखे थे, नीचे लिखे थे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू क्या होगा, बता गुड़िया, यहाँ क्या होगा, v1 अपॉन v2 होगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा। दो मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड के बीच में ये रिलेशन होगा, समझ में आया ना क्यों रिलेशन होगा, इनवर्सली। सी तो दोनों में आएगा, सी से तो कैंसिल ही हो जाएगा, वैसे भी समझो ये रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा। इसी μ2 अपॉन v1 को अपन हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताना। इसी μ2 बाई v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा, 1μ2 लिख सकते हैं। 1μ2 का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये v1 अपॉन क्या है भाई, बता जरा इसको, v2 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रिलेशन लिख लो, आप नोट कर लो इसको। अब देखना, क्या हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो उसकी सारी चीजें चेंज होंगी, स्पीड चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा भैया, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या हुआ विनोद, सब ठीक? अच्छा सुन रहा है ना तू, गा रहा हूं मैं, सुनते रहो बेटा, सोना नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा आराम से चल रहे हैं क्या, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, 1.5x में करें इसको, ठीक है। अच्छा, समझना जरूरी है, इसलिए थोड़ा आराम से चल रहे हैं, हौले हौले है ना, थोड़ा समझ में आना जरूरी है। अब लिखेंगे, ठीक है, जरा समझना। अगर आपने साउंड में एक रिलेशन पढ़ा हो, साउंड चैप्टर अगर प्रीवियस क्लास आप 9th में पढ़े हो, तो स्पीड ऑफ वेव
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, कुछ ऐसा पढ़ा थे क्या भैया? बोल मेरे लैम्डा, पढ़ा था ऐसा? पढ़े थे हम। तो फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की कांस्टेंट रहनी है तो जो करस्पॉन्डिंग कलर्स हम यूज करेंगे भाई हमेशा सी ही वो जरूरी थोड़ी है, एक जनरल वी हमने लिया है स्पीड के लिए सिंबल। तो वेलोसिटी जो v होगा वो लैम्डा के क्या है, अगर एक टर्म मुझे और ऐड करना हो, वेवलेंथ को भी इसमें कंसीडर करना हो, तो अगर वेलोसिटी हमारी वेवलेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट अगर वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसी में एक एलिमेंट और ऐड करूं तो यहाँ लैम्डा 1 लिखना चाहिए कि लैम्डा 2, यहाँ आ रहा है v1 लैम्डा 1, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो v1 है तो क्या लिखेंगे लैम्डा 1, v2 है तो क्या लिखेंगे लैम्डा 2। तो यही सेम एक्सप्रेशन हमारा जिसको हम 1 म्यू 2 लिख रहे हैं, या हम लिख देंगे इसको म्यू 2 बाई म्यू 1 लिख रहे हैं, ये हो जाएगा v1 बाई v2, या इसी को हम लिख देंगे क्या लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अगर वेवलेंथ में इस तरह से चीजें पूछी जाएंगी क्या कर लेंगे हम? बोल भाई, डन, क्लियर है कि नहीं? आसानी से आ जाना चाहिए। क्लियर? अरे तभी तो लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी रेड कलर की। क्लियर है ना? तब जो हमने विवग्योर में बताया था अब सारे रिलेशंस आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये म्यू1 म्यू2 हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे, मतलब ये सभी एयर के रिस्पेक्ट में लिखे गए, अगर इनके साथ में कुछ नहीं लिखा है तो। क्लियर है ना? लिख लो इसको, कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो। ये कहां से आ रहा है ये सोर्स बता रहा हूं, बाकी ये आइडिया होना चाहिए कैसे लिख रहे हैं। ठीक, चले आगे बढ़े। बढ़िया समझ रहे हैं? यूनिट होगी क्या? तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिख रहे हैं, कोई यूनिट तो होगी नहीं। ठीक है, आगे एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब आप बात कर रहे हो तो हटाएं, चले भैया। अब जरा देखना, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें और समझना। अब विवग्योर को थोड़ा सा मैं बता देता हूं ब्रीफली आपको, तो अब इन सभी रिलेशन को आप समझते हैं कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है भाई, विवग्योर में जो आपने लिखा था, विवग्योर बहुत ज्यादा स्लो होंगे तो बताइएगा विनोद, हाँ थोड़ा नया ट्राई कर रहे हैं, आराम से एकदम सबको धीरे रिलैक्स्ड मोड में। ये वेलोसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है जरा बताना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी जो भी लिख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड है, मतलब कौन सी कलर की लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा? रेड कलर का, सबसे वायलेट का सबसे कम होगा, अरेंज कर लेंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी है, सब ध्यान में रखना। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी भी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, एनर्जी से इंटेंसिटी है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां से आते हैं, या इस साइड से ही दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है जरा बताना, बोलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, याद रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबका है, इसलिए हमने उसको अलग लिख दिया, एकदम क्लियर रखना। डन, कोई दिक्कत वाली बात? इसीलिए जब हम बात करेंगे ना कि सन जब हमारा राइज होता है, जब हमारा सनसेट होता है, तो सन हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? रीजन उसके पीछे का आप यही बताइएगा। क्या? क्योंकि एक तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ सबके कंपैरिजन में ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो सबसे पहले भी आएगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस यही ट्रेवल करके आएगी। और इसमें एक हम क्या करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग ऐड करेंगे, क्या कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी होगी, एनर्जी होगी, वो बहुत ज्यादा होगी, और कलर्स के कंपैरिजन में रेड कलर की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो जब सन हमारा हॉरिजन में होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस में होगा, तो जो लाइट रे मीडियम से ट्रेवल करके आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी कंज्यूम होगी कि नहीं लाइट रे की। तो रेड कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो आते आते केवल इसी की एनर्जी बचेगी, बाकी सब रास्ते में क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। क्यों? क्योंकि मीडियम में जब ये ट्रेवल करेंगी तो एनर्जी कंज्यूम होगी, डिसिपेट होगी, इनकी बाहर निकलेगी, उस वजह से एनर्जी नहीं बचेगी और रेस की, सिर्फ किसकी बच जा रही है? रेड की। इसलिए हम तक कौन पहुंच रहा है भैया? रेड कलर ही पहुंच रहा है। इसलिए डेंजर्स के सिग्नल्स के लिए हम लोग सिंबल्स के लिए क्या यूज करते हैं? हमेशा रेड कलर यूज करते हैं, सो दैट आदमी
इजीली दूर से ही देख सके, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी ना, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। बात समझ रहे हो ना, हर चीज़ एक पर्पज से बनाया गया है, उसी पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, ये समझना क्या है, ज़रूरी है। क्लियर है, ये समझ में आ रही बात, ये सब आप जानते हैं, बताने की जरूरत है क्या, नहीं। कुछ चीज़ें और थोड़ा जानते रहिएगा। देखिए जैसे अब मान लीजिए लाइट रे हमारी अगर मान लीजिए डेंसर से रेयर को जा रही है, डेंसर को कहाँ जा रही है भैया, रेयर से जा रही है, तो लाइट रे कहाँ बेंड होगी भैया, नॉर्मल से दूर जाएगी। बहुत क्लियर है ना कि नॉर्मल से दूर जा रही है तो डेंसर से रेयर को जा रही है। सेकंड केस ये है कि जब लाइट रे हमारी क्या है भैया, बताओ बोलो, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर को जा रही है। अगर रेयर से डेंसर को जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बहुत क्लियर है। इस केस में क्या होगा, जब लाइट रे हमारी कहाँ है भैया, डेंसर से रेयरर को जाएगी, ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन हमारे काम का है। डेंसर से रेयरर को जाएगी, इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप बोल रहे हो, स्पीड, वेवलेंथ, एनर्जी, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाती है। और इसकी अपोजिट यहां पर क्या हो जाएंगी, सारी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ मीडियम डेंस होने की वजह से ये सारी चीजें कंज्यूम होगी, एनर्जी का लॉस होगा, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। इस केस में मीडियम क्या हो रहा है, रेयरर हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो थोड़ी क्या होगी, एनर्जी का जो कंजम्पशन का रेट था वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसमें आप खुद को, अपने आप को रख के सोचिएगा, अगर आपसे किसी ने पानी में दौड़ने के लिए कह दिया, पानी आपकी कमर तक है मान लीजिए, और किसी ने आपकी सड़क पे दौड़ने के लिए कह दिया, क्या दोनों जगह स्पीड एक ही रहेगी, क्या दोनों जगह हम सेम एनर्जी से दौड़ पाएंगे उतनी स्पीड से, है ना। उससे आप समझेंगे, रिलेट करके तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये रिलेशन अपने काम का है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को रिलेटिवली सोचने में, हमें बताने में हेल्प करेंगे। ठीक है, डन। इसीलिए कह रहे हैं जितना डेंस मीडियम होता जाएगा, लाइट की स्पीड उतनी ही क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट करिए भाई। लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होगी लाइट की, लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम को जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज, लिखो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, या फिर क्या कह दें इसको हम, कांस्टेंट। मतलब वो कभी चेंज नहीं होगी, वो कभी चेंज नहीं, बाकी सारी चीजें चेंज होंगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो उसकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होती है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिख लेंगे ना, मतलब क्वेश्चन कुछ दूसरे नेचर से आ सकता है। मैंने लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन विच थिंग डज नॉट चेंज, तो आप बताइएगा, एमसीक्यू में वन लाइनर में आप बता देंगे क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी होगा। और लाइट की जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, अप्रॉक्स कितना आता जानते हो, वो अप्रॉक्स आता है 6 × 10 की पावर, जो फ्रीक्वेंसी होती है अप्रॉक्स आता है 6 इंटू, मतलब एक मीन एवरेज इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज होता है, लगभग इतना होता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, बता रहा हूँ, ये येलो कलर के लिए है बेसिकली, ये ऑलमोस्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, 6.0 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। समझ आ रही बात, डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, चले आगे बढ़े, बढ़े। तो ये सब फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हो। अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो फैक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करेंगे। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इफेक्टिंग मत लिखना भैया, अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। पहला लिखो, हाँ गुड़िया, ठीक, चलो फर्स्ट की हम बात करेंगे। वेवलेंथ, दूसरा लिखिए डेंसिटी, थर्ड लिखिए टेम्परेचर, और
वेवलेंथ या कलर ऑफ द लाइट, COLOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में COLOR है, ठीक है। कलर्स ऑफ लाइट या लाइट कलर्स, जो भी लिखना चाहो। कितने फैक्टर्स में इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से लिखना, ठीक। अब जरा बताना, अगर मैं वेवलेंथ के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहा हूं, किसमें देख रहे हैं भैया, वेवलेंथ के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक जो हमने रिलेशन लिखा, अभी क्या लिखा था जरा देखना, हमने लिखा था 1 μ2 इक्वल टू, लिखे थे हम इसको हाँ क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू में क्या लिखा था, v1 अपॉन v2 इक्वल टू में क्या लिखा था, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, क्या है हमारा वेवलेंथ है। जब यहाँ μ2 है तो यहाँ क्या है, μ2 है न्यूमरेटर में, तो वहां न्यूमरेटर में क्या रहा, लैम्डा। और बहुत क्लियर समझ लेना आप कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के क्या होता है, तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन ये समझना है, और बहुत क्लियर भी है। विवग्योर में जब हम लोग आगे पढ़ रहे थे, विवग्योर में जब हमने आपको बताया था, तो मुझे बताओ, हम लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो वेवलेंथ का क्या था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था कि नहीं, याद है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हुआ कि नहीं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत क्लियर रखना, ठीक है भाई, बात हमारी एकदम क्लियर, एकदम रिलेटिवली समझना, तभी आएगा, सब चीजें कॉन्सेप्चुअली देखने पड़ेंगे। तो बहुत क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा म्यू, वो वेवलेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है डेंसिटी। अब देखो, अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, नहीं ये तो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब मुझे बताओ, डेंसिटी को अगर मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, रो से डिनोट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि ये लेटर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। जो वेलोसिटी होगी या स्पीड जो होगी लाइट की, बताओ डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है कि नहीं, इसको अपन उल्टा भी लिख सकते थे, मतलब डेंसिटी इक्वल टू 1/v, क्लियर है। या इसको हम ये भी लिख सकते थे, मतलब डेंसिटी जो होगा स्पीड ऑफ लाइट की क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, हमने क्लियर किया भाई, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी भैया, कम होगी। क्लियर हो कि नहीं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब v का हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो यहाँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं। स्पीड ऑफ लाइट डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी स्पीड पे हमने रिलेशन देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द लाइट की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी के इनवर्सल मतलब इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या यूं समझो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां लाइट की स्पीड कम होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी हमने हमेशा बताया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेंसिटी की ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज व्हाट, दैट इज कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा डेंसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कैसे आ रहा है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्लियर है ना। जैसे वाटर और ग्लास को हम कंपेयर करें तो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी भैया बताओ, वाटर की ज्यादा होगी, ग्लास की, ग्लास डेंस होगा ना, ठीक है ना, ग्लास डेंस होगा। फिर टेम्परेचर पे बात करते हैं। अच्छा, कलर्स ऑफ लाइट की पहले बात करते हैं, टेम्परेचर पे भी मैं बात कर रहा हूँ। पहले इसको ये विकेट लेते हैं हम लोग। चलो बताओ, कलर्स ऑफ लाइट में मतलब वेवलेंथ, कलर्स ऑफ लाइट का मतलब बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। कलर्स ऑफ लाइट का मतलब बेसिकली डायरेक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की। अब कलर दिए रहेंगे, मान लो कलर दिया है विग्योर में से कुछ भी दे दिया आपको, रेड दिया है, ऑरेंज दिया है, और क्या दिया है, मान लीजिए वायलेट दिया है। किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा भैया, ऑरेंज का होगा, फिर सबसे लास्ट में किसका होगा, रेड का होगा। चाहे कलर कहें या इन शॉर्ट क्या कहें हम, वेवलेंथ कहें, बात तो एक ही है ना, क्योंकि हर कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ है। वेवलेंथ का रेंज हमने क्या बताया था, पूरे विग्योर में हमने वेवलेंथ का रेंज क्या बताया था, याद है।
हमने कहा राइटर्स, देखो ये तो होता है एक्चुअल 3900 एंगस्ट्रॉम टू व्हाट 7800 एंगस्ट्रॉम, ये एक्चुअल में होता है। कहीं कहीं राउंड ऑफ करके राइटर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया 4000 एंगस्ट्रॉम टू व्हाट 8000 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यूज लिखे हैं, इसी रेंज में सब आएंगी। इसी बीच में किसी बच्चे ने पूछा था एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों ने पढ़ा था क्या 10⁻⁻10 मीटर, याद है ना, तो ठीक ठाक याद होना चाहिए। तो कलर्स की बात करें, वेवलेंथ की बात एक ही है, इनडायरेक्टली कहना चाहे बात एक ही है ना ये। अब आ जाओ टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। अब मैंने किसी बच्चे ने कहा था कि प्रेशर पे साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती, तो मैंने बुक में दिखाया था कि चीज़ थोड़ा सा इनकम्प्लीट वे में लिखा है। बच्चा जिद कर रहा था, बाद में हमने कन्विंस किया था, पता नहीं कन्विंस हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं, हो गया था। देखो अब देखो टेम्परेचर किस तरह से फैक्टर डालेगा, अपना इफेक्ट डालेगा, ये समझना। अगर मीडियम हमारा क्लोज है, मीडियम हमारा क्या है क्लोज है, मीडियम के क्लोज होने का मतलब क्या है, ना सिस्टम से चीजें बाहर जा रही हैं सराउंडिंग को, ना सराउंडिंग से चीजें अंदर आ रही हैं सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हो ना हमारी बात, जैसे मान लीजिए आपके पास एक, मान लीजिए एक क्लास रूम है या एक क्लास है, एक रूम है, उसको हमने बाहर से एकदम लॉक कर दिया है। अब इसके इस रूम का खूब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ना तो यहाँ से गैस बाहर निकल पा रही है, ना ही बाहर से गैस अंदर आ पा रही है। मतलब लेट्स से सपोज ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो जलाकर यहाँ बैठेगा आग तो ऑक्सीजन और एयर ही नहीं आएगा तो बेचारा कब तक की है ना, क्योंकि आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन सराउंडिंग में होगा वही लेकर आग जल जाएगी, तो जो बेचारा बचा होगा वो तो जो खड़ा होगा देखने के लिए। एक एग्जाम्पल लो, मतलब बाहर से अंदर कोई चीज मतलब एक्सचेंज नहीं हो रही है, आ जा नहीं रही है, तब यहाँ समझना सिचुएशन क्या है। तो इस मीडियम में जो भी गैस पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को मतलब माइन्यूटली हम इग्नोर कर रहे हैं, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा चलो ऐसे कंसीडर भी कर लेते हैं, तो आग अगर जलेगी तो क्या करेगी भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उससे इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन को वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी। भाई ऑक्सीजन तो इसेंशियली चाहिए ना आग जलने के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जलेगी क्या, नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उससे प्रोड्यूस भी होगी। जो भी मटेरियल जलाएंगे क्या जला रहे हैं वो डिपेंड करेगा क्या नहीं। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये बैलेंस है। अगर क्लोज्ड मीडियम हमारा होगा तो हम मानेंगे कि डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना ही गैस अंदर से बाहर जा रही है, कहाँ एक्सपेंड होकर जाएगी, पूरे मीडियम ही तो रह जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत कन्फाइंड एरिया में लेने की बात हो जाएगी। जब हम एज ए मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम हमारा हमेशा ओपन होगा, जैसे हम एयर की बात कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं, हम ग्लास की बात कर रहे हैं, हमेशा ये सब मीडियम्स क्या होंगे, हमारे ओपन होंगे। तो इन जनरल हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी सिस्टम को हम हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। लिक्विड की हीट करेंगे तब भी उसमें क्या होगा भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कि नहीं भाई, वेपराइज होगा, गैसियस स्टेट में आएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। या यूं समझें कि पर यूनिट वॉल्यूम में उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो घट जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे कि नहीं। और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है जरा बताना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन, ये तो पता ही है हमें, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसका मतलब जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब भी हम किसी मीडियम को हीट करेंगे, जैसे एयर को हीट कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इन जनरल हम मान रहे हैं एक्सपेंशन होगा ना, वो लिक्विड से भैया गैसेस स्टेट में आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके घटेंगे, इसका मतलब डेंसिटी उसकी क्या होगी, घटेगी। और डेंसिटी घटेगी तो हमने अभी देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा म्यू होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात, टेम्परेचर बढ़ेगा मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। और आप लोगों को अगर ठीक ठाक याद हो, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो या साउंड चैप्टर में जब आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अगर मीडियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा देते हैं तो उसमें साउंड वेव की स्पीड कितनी बढ़ जाती है। मीडियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमने बढ़ा दिया तो उसमें साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मीडियम में साउंड वेव की स्पीड बढ़ रही है। और हमने अभी देखा कि वेव की जो स्पीड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड बढ़ रही है। और जो स्पीड है हमारी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है कि नहीं, डन। ये रिलेशंस है, कुछ इतने फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। आई होप कि हमने क्लियर समझ लिया।
कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया यहाँ तक? चल भाई देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई? बोल दो भैया। नहीं, आगे बढ़ें। अच्छा, नेक्स्ट अब हम थोड़ा ग्लास स्लैब की बात कर लेते हैं। ये अभी लास्ट रह गया था हमारा, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए व्हाट, थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब या लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल शिफ्ट की हम बात करेंगे। हेडिंग करिए क्या, हेडिंग करिए क्या? रिफ्रैक्शन, या इसे लिखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और व्हाट शिफ्ट लिख देता हूं। लेटरल, लेटर में लिख, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और व्हाट शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और व्हाट शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और व्हाट शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट। ठीक, जब कोई लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास हो रहा। तो जरा देखना, पहले इस रे को समझ लो, इस रे डायग्राम को समझना। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। यहाँ पर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। जब जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब जरा बताओ, इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो बताओ अब एयर से ये ग्लास स्लैब में गया, तो ये ग्लास स्लैब तो एयर के रिस्पेक्ट में क्या है भैया? डेंसर मीडियम है ना। तो लाइट रे किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। फिर जब ये इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जरा बताना, अब यहाँ इस पॉइंट पर अगर हमने नॉर्मल कर ड्रॉ कर दिया तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी या पास आएगी? दूर जाएगी, बाहर निकलेगी इस तरह से। इसको बोलते हैं इमर्जिंग रेज या इमर्जेंट रेज बोलते हैं। जब इस रे को हमने ऐसे सीधे कंटिन्यू कर दिया, अगर ये जो इंसिडेंट रे था, जो इनिशियल रे थी हमारी, जो आ रही इस पे स्ट्राइक की, उसको हम ऐसे फर्दर क्या करें, आगे ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से, तो हमने देखा कि ये जो इंसिडेंट रे है इस इमर्जेंट रे के क्या हो गया? पैरेलल। जो इंसिडेंट रे है ये इमर्जेंट रे के क्या हो गया? एकदम पैरेलल हो गया। तो इनके बीच के ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अगर एक ग्लास स्लैब इसके पाथ में नहीं आता, रास्ते में नहीं आता, तो लाइट रे सीधे चली जाती, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लेकिन ग्लास स्लैब आ जाने की वजह से हो गया। क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना? ये अगर हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे ना भाई, कि डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, फिर डेंसर से रेयरर को जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये आया, बेंड हुआ, फिर यहाँ से वहां जाएगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हमने किया, फिर इस इनिशियल रे को अगर हमने क्या किया, आगे फर्दर कंप्लीट कर दिया, तो हमने देखा कि दोनों रेस पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। जब भी फिजिक्स मैथ्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी तो हमेशा मान लेना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना हमारी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, ये इमर्जेंट रे है, यहाँ लिखा है तो ठीक है, हाँ ठीक है, ये इमर्जेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसमें लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, हेडिंग कर लिया। अब लिखिए, इसमें लिखो, व्हेन ए लाइट रे goes through when a light ray goes through a rectangular glass slab, when a light ray goes through when a light ray goes through a rectangular glass slab, then the perpendicular distance, ब्रैकेट में देना शॉर्टेस्ट, इसी perpendicular distance को ही अदर नेम से क्या बोलते हैं हम? शॉर्टेस्ट। क्लियर है ना? देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड व्हाट? इमर्जेंट रे, एंड इमर्जेंट रे is called lateral displacement या फिर what? lateral shift is called lateral displacement और what? lateral shift। क्या इसे ड्रॉ कर लेंगे या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? हम ड्रॉ करके दिखाएं आपको कैसे होगा ये? देखो क्लियर, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, आप लोग मेरे साथ करिए तो आपको देख।
हाँ, समटाइम्स इट लुक समथिंग डिफरेंट। ये जितनी चीजें हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, ये एग्जाम की डिमांड है, इस लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हो नहीं हमारी बात? इसलिए एकदम डिटेल्ड मैनर में बता रहे हैं, समझना पड़ेगा। ड्रॉ कर लिए कि नहीं? ये लाइंस पैरेलल दिखनी चाहिए। ड्रॉ कर लिए या मैं करके दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कैसे करना है? कर लेंगे? चलिए मैं दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो, नहीं नहीं नहीं, जाने दो तो तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, ऐसे कह रहे हो क्या? यार देखो देखो गुड़िया, देखो मैं बताता हूँ। इंसिडेंट रे है, क्लास में देखो गुड़िया, एक लो ऐसे लाइट रे आई, इस पे स्ट्राइक की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, कोई तकल्लुफ की बात? इसको अपन क्या बोलते हैं? ये इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। हाँ, क्या नहीं बन जाएगा? अच्छा, अरे यार ऐसे कैसे हो गया? देखो, अब ये बताओ नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नहीं? क्यों? ये ग्लास स्लैब है ना अपना, तो एयर से लाइट रे आ रही है, तो क्या है भाई जरा बताना, ये तो डेंसर होगा ना, तो ये ग्लास स्लैब हमारा क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। और एयर से लाइट रे आ रही है, तो एयर हमारा क्या भैया? रेयर है। तो ये लाइट रे जो होगी हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, होगी बेंड, और बेंड ही होती जाएगी, ऐसे आएगी, कोई दिक्कत? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर है ना? बोल भाई। अब इस पे अगर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस रे को मैं कंप्लीट करता आगे, कुछ ऐसे जाएगा ये। तो ये जो लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे की पैरेलल रहनी है। पहले उसको ड्रॉ कर लेना, समझ में आएगा किधर से आएगा। ऐसे ड्रॉ कर, नॉर्मल से दूर जाएगी कि नहीं है? बोल भाई। तो पहले अगर इसको ड्रॉ कर लेंगे, तो पैरेलल ड्रॉ करने में हमें हेल्प मिल जाएगी कि नहीं? मिल जाएगी नहीं? बताओ भाई, बोल भैया गुड़िया, ठीक है कि नहीं? बताना। चलो, अब इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं भैया? इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां समझना, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसे देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहां समझ, गुड़िया, गुड्डा, देखो बेटा, ये है नॉर्मल, ये क्या है अपना? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ, यहां समझना। और इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रे का नाम क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, ये जो लाइट रे आ रही है, ये तो रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हुआ ना इसका, ये इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये स्मॉल आर है, कोई दिक्कत? आप यहां भी बना लेना, मैं अलग से बना दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल ही तो है, ये भी लाइन क्या है अपना? नॉर्मल। विनोद, नॉर्मल है ये कि नहीं? तो ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल, दोनों पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल क्या होगा? आर ही होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस को अगर मैं ई से लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इमरजेंस को मैं अगर ई से लिख रहा हूं, तो हमेशा ध्यान रखना, ये एंगल, अगर ये मीडियम एयर है और ये भी मीडियम एयर है, अगर एयर से ही लाइट से बाद में किस में निकल रही है? एयर में ही निकल रही है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस का हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। एयर से गया किस में? ग्लास में, फिर निकल के किस में जा रहा है भैया? एयर में। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस का हमेशा क्या होगा? ये बात देख, बात कर, क्लियर है कि नहीं? बोल भाई। और जो हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये समझो। इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं? बताओ भैया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे कह रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम? लेटरल शिफ्ट। आता है ये ड्रॉ करने को? समझ में आ रही हमारी बात? इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डन, कोई दिक्कत? बोल भाई। ठीक, एकदम पैरेलल लगनी चाहिए, ठीक है।
आई होप कि जितनी चीजें पढ़े हम लोग समझ गए। रे डायग्राम ड्रॉ करना आ रहा है ना, कैसे लाइट रे बेंड हो रही है, कैसे डाइवर्ज हो रही है, कैसे कन्वर्ज हो रही है, सब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कभी कभी नेम लिखने को आ जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की रे को क्या बोलेंगे, देखो इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। ये दूसरे मीडियम में आई तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस रे का नाम क्या होगा, ये जो रे है यहाँ पर, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन हुआ ना इसका, रिफ्रैक्टेड रे। और जो रे इससे बाहर निकल रही, इस मीडियम से बाहर निकल रही, इसको क्या बोलेंगे भैया, इमर्जेंट रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ क्या है, इमरजेंस। ई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या होगा, इक्वल। क्या बात समझ आ गई, इतनी रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है, समझ में आ गई बात, डन। ये ठीक, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोग पढ़ के रखें, थक गए क्या, क्या हम लोग थक गए, ठीक, गुड। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे आपको। याद है, समझ में आया ना सब क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव एंजॉय योर डे।